फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो रोशन आनंद सर और बिट्टू सर के द्वारा यह तैयार किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिसमें फर्स्ट पार्ट में 1 से 111 क्वेश्चन दिया गया है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, जिसमें जो भी एग्ज़ाम अभी है, जैसे बिहार पुलिस का है, बिहार दरोगा है या बिहार एसएससी, आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आएगा तो इसी सब से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप सब 1 से 111 तक क्वेश्चन आप सब देख लेते हैं तो आप सब ध्यानपूर्वक इस सेशन को पूरा देखिएगा और देखिएगा कि हम सब कितना जानते हैं और कितना बना पा रहे हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अर्थशास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? तो यह एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है? तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो यह रॉबिन्स का कथन है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये डॉक्टर मार्शल के द्वारा लिखा गया है। कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये एक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? तो यह 1776 में प्रकाशित हुआ है। ग्रीक शब्द आइकोनोमिया का अर्थ है राजकोषीय प्रबंधन से। 1932 में प्रकाशित एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है? तो यह कौन है? तो रॉबिन्स है। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एंड रेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड किंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की मानवीय कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी है? तो यह डॉक्टर मार्शल के द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह तथ्यों का अध्ययन करता है। इसी तरह से आपको हर चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप नए इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरोगा या कोई भी ज्ञान बिंदु के बारे में जितना भी सेट होगा तो इसी चैनल पर आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप सब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जितना भी टेस्ट होगा आपको यहाँ मिलता रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र क्रिया इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है? तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी पूछ रहा है, तो यह इनमें से सभी है। उत्पादन भी है, उपभोग भी है और निवेश, यह सभी है। एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है। यह कार्यरत डॉक्टर क्या संपन्न करता है? तो वह आर्थिक क्रियाएं संपन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस आर्थिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का या मूल्य वृद्धि करने से है? उसे क्या कहते हैं? तो ये उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के कितने प्रमुख साधन होते हैं? तो उत्पादन के 4 साधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? तो अनार्थिक क्रिया कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? तो यह सामाजिक क्रिया एक अनार्थिक क्रिया का उदाहरण है। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है।
अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? ये किसके द्वारा दिया गया है? ये चैपमैन के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के साधन नहीं है? तो यह निवेश उत्पादन का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिकोत्तर वस्तु का एक उदाहरण है? ये आर्थिकोत्तर वस्तु का उदाहरण है माता की सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक शामिल है? तो यह कौन सा घटक शामिल है? उपयुक्त में सभी है, लगान भी है, ब्याज भी है और मजदूरी, यह सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करें कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आता है। समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था। तो इस कारण इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दो कथन, एक और दो कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास किया है? तो यह किसने किया है? तो यह समष्टि अर्थव्यवस्था के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थव्यवस्था का विषय है? तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था का विषय है मांग का सिद्धांत, यह भी है उत्पादन का सिद्धांत है, कीमत निर्धारण का सिद्धांत है, इनमें से सभी का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो राजकोषीय नीति, यह भी है, मौद्रिक नीति भी है और विदेशी व्यापार नीति है, इनमें से सभी है। कथनों पर विचार कीजिए। करा कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। इसके बाद करा समष्टि अर्थव्यवस्था को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। तो दोनों कथन सही है। विशिष्टि अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किससे शामिल किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई को भी शामिल किया जाता है, छोटे छोटे इकाई को शामिल किया जाता है और व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण को शामिल किया जाता है, इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक विषय को विशिष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता? तो पूर्ण रोजगार को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? तो यह वस्तु कीमत का निर्धारण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र किस भाषा में होता है? तो यह समष्टि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि घटक है? समष्टि घटक क्या है? यह राष्ट्रीय आय एक समष्टि घटक है। अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में से किस शाखा में करता है? ये किस शाखा में किया गया? तो ये समष्टि अर्थव्यवस्था में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक मुद्दों को समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है? करा कि भुगतान संतुलन, विनिमय दर या मुद्रास्फीति। करा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। करा कि समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में किसके शामिल किया गया है? भुगतान संतुलन को भी शामिल किया गया है, मुद्रास्फीति को शामिल किया गया और विनिमय दर को, इनमें से सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि विशिष्ट और समिष्ट अर्थव्यवस्था दो अलग अलग शाखाएं हैं। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विशिष्टि और समिष्टि अर्थव्यवस्था दो अलग अलग शाखाएं थी, यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र स्टडी ऑफ चॉइस कहा जाता है, क्यों? इसे क्यों कहा जाता है? तो मानव की आवश्यकताएं सीमित होती है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं, होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है। यह भी कथन सही है। इनमें से सभी कथन सही है। आवश्यकता को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सी चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? हालांकि असीमित आवश्यकता, सीमित साधनों का वैकल्पिक उपयोग, आय का अधिक होना,
कह रहा है कि इनमें से कौन सी समस्या चयन की समस्या नहीं है, तो चयन की समस्या आय से अधिक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है कि ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्ट प्राप्त कर सके, उत्पादक अधिकतम प्राप्त कर सके, एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के भी समन्वय स्थापित करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये अर्थव्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तरह की अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो ये कथन सही है। अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये कथन सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों के स्वतंत्र अंतक्रिया पर छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है उदारवादी अर्थव्यवस्था भी है, बाजार अर्थव्यवस्था है, खुली एवं स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। इनमें से सभी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था और हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये पूंजीवादी कार्य करती है। और हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, तो वो हस्तक्षेप सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडम स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है, कार्य के कौन सा अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यह भी है, जापान यह भी है, इसके बाद ब्रिटेन। इनमें से सभी पूंजीवादी का उदाहरण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ये मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण क्या नहीं है, कह रहा है कि आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण की सर्वोपरि रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है, तो किस अर्थव्यवस्था में होता है, तो उदारवादी अर्थव्यवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है, तो निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता यह नहीं है, निजी क्षेत्र नहीं होता है। लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय तो यह भी नहीं है। कह रहा है कि प्रतियोगिता की शून्य स्थिति यह लक्षण है। इसके बाद कह रहा है कि उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं पाया जाना, यह भी लक्षण है। तो इसमें से डी नंबर होगा, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है, ये किस ओर संकेत करता है, तो मांग और आपूर्ति के दबाव की अन्वेषण क्रिया को संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। अर्थव्यवस्था को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है, तो यह केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता है।
क्या कह रहा है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता, यह कथन सही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है, यह भी कथन सही है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ए और सी दोनों कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता, यह कथन सही है। कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होती है, तो यह भी कथन सही है। लेकिन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो कह रहा है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था है, तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था थी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है यह है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, यह कथन सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कार्ल मार्क्स, यह कथन सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जॉन बर्नार्ड किंग्स, यह भी कथन सही है। तो उपयुक्त में से कह रहा है कि सही सुमेलित, इसमें से सभी सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है। कह रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व, यह लक्षण है। आर्थिक नियोजन का योगात्मक अर्थव्यवस्था, यह भी है। अर्थव्यवस्था में सरकार के नियामक के रूप में भूमिका, यह भी है। आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य के लिए जाते हैं, न कि लाभ उद्देश्य के लिए। तो यही कथन इसका लक्षण नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाने की प्रमुख कारण क्या है। तो यह प्रमुख कारण क्या है, इसमें है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के पास पूंजी तथा संसाधनों का अभाव था, जिसके कारण समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाना संभव नहीं था। दूसरा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निजी क्षेत्र भी उतने संसाधन वाले नहीं थे जिसके भरोसे देश का विकास किया जा सके एवं पूंजी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा सके। इस भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने हेतु मिश्रित अर्थव्यवस्था का विचार ही सर्वोत्तम था। कारण इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। इनमें से सभी है इसका लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में बांटा है। ये कितने वर्गों में बांटा गया था, ये 3 वर्गों में बांटा गया था विश्व बैंक के अनुसार। विश्व बैंक ने किस आधार पर विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो यह प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व बैंक के वर्गीकरण में निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्था की सीमा है। तो यह $1046 या उससे कम सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था से पहले कौन सी 2 अर्थव्यवस्था आती है। तो यह चीन एवं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रय शक्ति समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना की जाती है। क्रय शक्ति समानता, डॉलर के संबंध में भारत विश्व की 6ठी अर्थव्यवस्था है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसके बाद विकासशील अर्थव्यवस्था है, खुली अर्थव्यवस्था है। तो ये तीनों है, इनमें से सभी है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है।
कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इससे भी किया जाता है। विकासशील अर्थव्यवस्था, इससे भी किया जाता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, इससे भी किया जाता है। इसके बाद अर्ध विकसित व्यवस्था, इसमें से सभी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यह सही है। कह रहा है कि राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता, यह गलत है। इसके बाद कह रहा है कि पूर्णतः विकसित आधारभूत संरचना, तो यह भी गलत कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं है, ये दोनों मौजूद नहीं है। इसके अलावा कह रहा है कि उन्नत एवं पूर्णतः विकसित प्राकृतिक संसाधन, यह है। इसके अनुसार 2 और 3 शामिल नहीं है, तो इसका मौजूद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित श्रेणी को दर्शाता है? तो बचत की कीमत होने के कारण पूंजी का भाव, यह दर्शाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता पूर्ण से चली आ रही संरचनात्मक बेरोजगारी, यह भी दर्शाता है। भारतीय औद्योगिक ढांचे का प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन, यह भी दर्शाता है। उचित शिक्षा व्यवस्था न होने से श्रम शक्ति की में अकुशलता, यह तीनों कथन सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील श्रेणी में दर्शाता है? तो विकासशील श्रेणी में किसे दर्शाता है? कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, यह भी दर्शाता है। इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी, यह भी दर्शाता है। मानव पूंजी को निम्न गुणवत्ता, यह भी दर्शाता है। प्रोटीन की प्रति व्यक्ति सेवन उच्च, यह नहीं दर्शाता है। तो 4 नहीं दर्शाता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा सुझाव दिए थे? इससे वस्तु उन्मूलन होना चाहिए, यह सुझाव दिए थे। इसे जन उन्मूलन होना चाहिए, तो यह भी दिए थे। इसके बाद करा कि सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, यह भी दिए थे। वैश्वीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए, तो यह नहीं दिए थे। इसमें से 1, 2, 3 इसमें दिए थे। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था उन अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि जिसमें आयात निर्यात नहीं होता, उसी को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है प्रश्न में। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा प्रदान करता है? यह व्यक्ति और राज्य दोनों की सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शोषण विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे खुली अर्थव्यवस्था या बंद अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था या विकसित अर्थव्यवस्था, तो इसे क्या कहा जाता है? तो यह बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कारण कि इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षता उपयोग, पुनः उपयोग या पूर्ण चक्रण या पूर्ण निर्माण और नवीकरणीय पर बल दिया जाता है। यह कथन सही है, बल दिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में ऐसी तकनीकी पर बल दिया जाता है जो अपशिष्ट उत्पादकताओं की उपयोगी बनाए रखने में सहायक होती है। यह भी कथन सही कह रहा है। उस अर्थव्यवस्था में कम से कम संसाधनों द्वारा अधिक उत्पादन लाने का प्रयास किया जाता है। कारण इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को पहचाना जाता है। तो भारत को किस आधार पर पहचाना जाता है? तो विकासशील राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के ऐसे स्वरूप जहां अस्थायी नौकरियों के विपरीत अल्पकालिक अनुबंध या फ्रीलांस कामों को प्राथमिकता दी जाती है, उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसे गिरी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, तो भारत को क्या परिभाषित किया जाता है? तो एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है
मानव संसाधन से भी होता है, प्राकृतिक संसाधन से और भौतिक संसाधन से, तो इसमें से सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ विकसित का पर्यायवाची शब्द है। तो अर्थ विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो यह निर्धन से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, तो ये वैश्वीकरण का अर्थ है तो दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के दृष्टिकोण से भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है? तो किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है बाजार का आय पर, पूंजी का निर्माण पर और प्राकृतिक संसाधन पर, इनमें से सभी पर निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसाय या आर्थिक क्रियाओं के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था को कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो कितने मुख्य क्षेत्रों में बांटा जाता है? यह 3 मुख्य क्षेत्रों पर बांटा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आर्थिक कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि व तथा वानिकी, यह भी आता है। इसके बाद कह पशुपालन मत्स्य, यह भी आता है आर्थिक क्रिया के क्षेत्र में। खनन एवं उत्खनन, इनमें से सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का व्यवसाय मनुष्य का प्राचीनतम व्यवसाय, यह कथन सही है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक उत्पादकताओं को उत्पादन करती है जो मानवीय जीवन यापन के लिए अनिवार्य है, यह भी कथन सही है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो यह कथन सही है। करा कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सभी कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो निर्माण भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद विनिमय, यह भी है। वस्तु, विद्युत, गैस व जलवायु, इनमें से सभी, यह सभी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विनिर्माण का उदाहरण है? तो विनिर्माण का कौन सा उदाहरण है? तो ये कपड़ा यह विनिर्माण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जल पूर्ति शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, तो यह भी कथन सही है। द्वितीय क्षेत्र के विकसित होने से प्राथमिक क्षेत्र की उत्पादन बढ़ता है, यह कथन सही है। इसके बाद कहा कि प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता व्यवस्था करता है, तो कच्चे माल की व्यवस्था करता है, तो इसमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का उत्पादन किया जाता है? इसमें से तृतीय क्षेत्र में सभी का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का भाग है? तो भारत का एक सेवा क्षेत्र का भाग क्या है? तो यह परिवहन का संचार, यह भी है। इसके बाद भंडारण भी है। इसके बाद व्यापार, यह सभी है। तो इसमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के सेवा क्षेत्र का भाग नहीं है? बीमा, बैंकिंग, होटल और रेस्टोरेंट निर्माण, ये होटल नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव की आवश्यकता सीमित है। मानव की आवश्यकताओं में समय के साथ बदलाव आते रहते हैं। इसके बाद कह रहा है कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को उत्पादन करना ही अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य है। तो इनमें से कह रहा है कि 2 और 3 सही है। कह रहा है उपयुक्त में से सत्य है, तो 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कपास का विनिर्माण, खेती, पशुपालन, बिजली का परिवहन। तो कह रहा है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? तो बिजली का परिवहन, ये कौन है? ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है विद्युत और जलापूर्ति, इसको रखा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, ये कथन सही है। तृतीय क्षेत्र के विकसित होने में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का कुशलता बढ़ती है, ये कथन सही है। तृतीय क्षेत्र के ढांचे के बिना कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता है, तो कोई अर्थव्यवस्था कार्यशील नहीं हो सकता है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, 1, 2, तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अवधारणा का विकास किसने किया है, तो लोक कल्याणकारी यह प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का नहीं वरन सेवाओं का सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन सही है। विकसित देश की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यशील होता है, ये किस क्षेत्र में कार्यशील है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र में कार्यशील होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य क्षेत्र होते हैं, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। इसके बाद कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग अथवा व्यवसाय में निजी उद्योगपति और सेवा और सरकार दोनों की साझेदारी होती है, इसमें से तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध एवं अनुसंधानकर्ता को किसमें शामिल किया गया है, तो शोध एवं अनुसंधान केंद्र को चतुर्थ क्षेत्र में शामिल किया गया है। निम्नलिखित से किस क्षेत्र में समाज अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर के निर्णय लेने वालों को शामिल किया जाता है, तो उच्च क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में नहीं किया जाता है, नहीं द्वितीय क्षेत्र में, नहीं चतुर्थ क्षेत्र में। कह रहा है कि उच्च क्षेत्र में पंचम क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चतुर्थ क्षेत्र तृतीय क्षेत्र ही विकसित स्वरूप है जिसमें ज्ञान आधारित सेवाओं को शामिल किया जाता है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसमें से 1, 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल होता है, कृषक क्षेत्र यह शामिल होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सेवा सम्मिलित है, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं सम्मिलित है, तो द्वितीय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है, ये बीमा, बैंकिंग, विनिर्माण, ये विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक अर्थव्यवस्था के तथ्यों का वर्णन करता है, यह क्या से संबंधित, यह संबंधित है। आदर्श अर्थशास्त्र नीतिगत निर्णय या क्या होना चाहिए, यह संबंधित है, यह भी कथन सही है। ताकि उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।